अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद नुमान अमता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान को। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोलगेट के अंडर कौन-कौन से ब्रांड्स आते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि कितनी फैक्ट्रीज़ हैं और क्या यूटिलाइज़ेशन है। उसके बाद क्या की इंग्रीडिएंट्स हैं जिससे इसकी कॉस्ट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, फिर क्या की रिस्क्स हैं और एट द एंड हम लोग बात करेंगे ग्रोथ नंबर्स की, ठीक है? कि पिछले 10 साल में कोलगेट ने कितनी ग्रोथ की, ठीक है? ये मैंने सबसे एंड पे रखा है क्योंकि ये एंड पे होना चाहिए। सबसे पहले बंदे को पता होना चाहिए कि बंदा जो बाय कर रहा है, वो कैसे चलता है। अब अगर आपने कोई 20 साल पहले कोलगेट में 1 लाख रुपया डाला होता, तो आज आप करोड़पति होते। लेकिन बात ये भी आती है कि 20 साल पहले अगर आपके पास 1 लाख रुपया था, ठीक है? तो आप ऑलरेडी ही अमीर थे, 1 लाख रुपया स्पेयर था, ठीक है? और फिर स्टॉक मार्केट पता नहीं कितनी दफ़ा नीचे गई, कितनी दफ़ा ऊपर गई, उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना। तो पास्ट को छोड़ते हैं, देखते हैं फ्यूचर को। सबसे पहले ब्रांड्स की बात करते हैं। अब मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा घर हो जिसमें कोलगेट की प्रोडक्ट्स ना यूज़ होती हों। सबसे पहले तो कोलगेट की बात करते हैं कोलगेट टूथपेस्ट, ठीक है? तकरीबन कोलगेट के नाम से यही लगता था कि ये सिर्फ़ टूथपेस्ट के बिज़नेस में है। सेकंड हम आते हैं तो ये जो पामोलिव आप साबुन देख रहे होते हैं या हैंड वॉश देख रहे होते हैं और अब डिपेंडिंग किस शहर में इनकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो अब शैम्पू मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया और शैम्पू को इवन ये साशे में भी ये लाना शुरू कर गए। फिर ये दूसरी प्रोडक्ट इनकी हो गई, दूसरा जो ब्रांड नेम है। तीसरा ब्रांड नेम ब्राइट, ठीक है? ब्राइट सर्फ जो देखते हैं आप वो कोलगेट की है। उसके बाद हम बात करें तो एक्सप्रेस पावर भी इसी की है और उसके बाद अगर बात करें तो बोनस सर्फ जो है वो भी इन्हीं का है। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ के ऊपर आते हैं जो भी कि तकरीबन मेजॉरिटी घरों में यूज़ हो रही होती है लेमन मैक्स। लेमन मैक्स भी कोलगेट पाल्मोलिव का ही है। सीपी के अंडर ये ब्रांड्स आते हैं, ठीक है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो हर घर में ये यूज़ हो रहा होगा। इसके बाद प्रोटेक्स भी है इनका एक ब्रांड, ठीक है? तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तकरीबन चाहे कोई अमीर घर है या कोई गरीब घर है, कोई ना कोई प्रोडक्ट ये यूज़ होती ही होगी। अब जो इनकी होम केयर की कैटेगरी है वो 68 टू 70% रेवेन्यूज़ लाती है, ठीक है? अब अगर आप इनमें देखें तो कोलगेट टूथपेस्ट में एक लीडर है। सबसे ज़्यादा क्या नाम है सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो कोलगेट का ही है। उसके बाद अगर आप पाल्मोलिव का देखें तो पाल्मोलिव को मैं ये नहीं कह सकता कि ये नंबर 1 हो। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें, ठीक है? लेकिन स्टिल मेरे व्यू के मुताबिक जो जिन घरों में पाल्मोलिव साबुन या हैंड वॉश जाता है, वो लक्स नहीं यूज़ करते, वो यही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो नहीं है, लेकिन इसकी एक अपनी मार्केट है। उसके बाद हम लोग सर्फ में बात करें तो ब्राइट है, एक्सप्रेस पावर है, बोनस है। बोनस तो मेजॉरिटी घरों में जो यूज़ होता है अपर मिडल क्लास या रिच फैमिलीज़ में तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि अगर आप मैसेज की बात करें तो आई थिंक बोनस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो यूज़ होती है। उसके बाद ब्राइट और एक्सेस पावर, ठीक है। अब मैं खुद अपनी यूटिलाइज़ेशन देखूँ तो हमारे घर एरियल यूज़ होता है। हम इन तीनों में से या फिर उसके बाद कभी-कभार बोनस यूज़ होना हो तो वो यूज़ हो जाता है। लेकिन इन तीनों को अगर हम लोग देखें तो ये तीनों अगर वॉल्यूम में बात करें तो इन तीनों को कंबाइन करें तो सर्फ में भी कोलगेट की मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा बन जाता है। उसके बाद हम लोग लेमन मैक्स की बात करें तो उसमें तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं है ना अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करें। तो ओवरऑल कोलगेट को अगर आप देखें तो ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कोई डेड प्रोडक्ट नहीं लगती या ऐसा लगता है कि ये मार्केट के अंदर है। और मेरे एक दोस्त है उनकी एक क्या आप कहते हैं एक बड़ी शॉप है, ठीक है? शॉप कहना तो नहीं अच्छा होगा, बड़ी ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है? तो उनसे डिस्कस हो रहा था वो तो उनके मुताबिक भी जो कोलगेट पाल्मोलिव है, सीपी जो है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छी रहती है, फास्ट रहती है और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब अ, ये तो आ गई इनकी थोड़ी-सी प्रोडक्ट लाइन। अब नेक्स्ट इनकी फैक्ट्रीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है? इनकी 3 फैक्ट्रीज़ हैं, 2 सिंध में हैं, साइड के एरिया में, ठीक है? और 1 लाहौर सदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। अब फैक्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो 2015 में इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 233 टन्स थी,
ठीक है, और प्रोडक्शन तकरीबन 150 लाख टन हो रही थी, ठीक है, और ये तकरीबन 66% अपनी यूटिलाइजेशन कर रही है। उसके बाद हम लोग फास्ट फॉरवर्ड अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो आज इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तकरीबन 330 लाख टन के करीब है। तो तकरीबन 10 साल में इन्होंने 1 लाख टन अपनी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो बढ़ाई। लेकिन जो मजे का नंबर है वो दूसरा है। अब इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 1 लाख टन बढ़ी, लेकिन जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन डबल हुई। 2015 में इनकी 1.5 लाख टन थी, तो आज तकरीबन 290 लाख टन है, 284, ठीक है। 2015 में इनकी जो यूटिलाइजेशन थी वो 66% थी, तो आज 87% है। तो बड़ा ये स्मूथली हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल ये अपनी जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो भी बढ़ाते रहे, और जो प्रोडक्शन है इनकी अब यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 90% के ऊपर है पिछले कुछ 2-3 साल से। अब आज कल, बल्कि कल इनके रिजल्ट्स भी आएंगे और हम देखेंगे कि क्या नंबर्स लेटेस्ट आते हैं, ठीक है। अब ये तो इस लिहाज से अभी ये तकरीबन फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, 90% के ऊपर आप चल रहे हैं। पिछले 1-2 साल से आप थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज भी कर रहे हैं, फिर भी अब उसके ऊपर है। तो इससे एक एक पता चलता है कि एक कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस इनकी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? अब अगर हम लोग, और इसमें हम लोग रिस्क की बात भी करेंगे। अब हम लोग अगर बात करें ना, अगर कोलगेट, पामोलिव, सीपी पाकिस्तान को अगर सबसे ज़्यादा दचका पड़ेगा तो कब पड़ेगा? आपने हमेशा नोट करना है, जब पाम ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी ना, ठीक है, तो कोलगेट के जो ग्रॉस मार्जिन है वो नीचे आएंगे, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा बड़ा फैक्टर आ जाता है, ये तकरीबन 40% के करीब अगर आप कह लें कि इसकी ये कॉस्ट बनती है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो ये दूसरा सबसे बड़ा धचका कोलगेट के लिए बनता है, ठीक है, सीपी के लिए बनता है। क्योंकि जो पैकेजिंग की मेजॉरिटी चीज़ें हैं वो क्रूड ऑयल की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उससे बनती हैं, ठीक है। तो जब पाम ऑयल जो है वो बढ़ेगा, और अगर आप उसके नंबर्स पिछले निकाल के देखें तो आपको, और अगर आप उसको कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे-जैसे पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी, तो इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो नीचे आया। ऑफ कोर्स ये पास कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। इसी तरीके से जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, तो इनके जो नेट मार्जिन है वो नीचे आएगा। इसी तरह अगर हम लोग 2022 की बात करें, 2022 में इनकी ग्रॉस मार्जिन 25% थे और नेट मार्जिन 9% थे। 2022 में पाम ऑयल भी ऊपर था, जो क्रूड ऑयल था वो भी ऊपर था, ठीक है। अब हम ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें, तो 31% से लेकर 32% तक इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो रहे हैं। नेट मार्जिन की बात करें तो अभी इनके सबसे बेस्ट चल रहे हैं, 15% नेट मार्जिन चल रहा है। 2015 में ये 9% था, फिर 10 गया, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ, 9, 11, 11, 9, आ, अभी 15% चल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, लेकिन अभी चूंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी नीचे हैं, पाम ऑयल की भी नीचे हैं, तो एक्सपेक्टेड है चीज़ें अच्छी जा रही हैं कोलगेट के लिए। अब हम लोग रिस्क फैक्टर में आए तो सबसे पहले तो आ जाता है रिस्क फैक्टर पाम ऑयल का। जैसे ही पाम ऑयल बढ़ेगा, तो या तो इनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी और कास्ट पास करने के लिए, या फिर इनको वो ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। अब कोलगेट की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें समझ लिए ये मोनोपोली है। टूथपेस्ट देख लें, आप देख लें क्या नाम है, इनका लेमन मैक्स देख लें, ठीक है। लेमन मैक्स का मेरा नहीं ख्याल कोई अल्टरनेटिव है। इनके कुछ कंपेटिटर्स हैं, विम है, लेकिन स्टिल ये एक बड़े मार्जिन से इनको बीट करते हैं, बोथ इन ब्रांडिंग, ठीक है, और क्या नाम है, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। तो पाम ऑयल की प्राइस जब बढ़ेगी, तो या तो इनको अपनी और क्या नाम है, अगर हम लोग दूसरी प्रोडक्ट्स की बात करें, सर्फ सर्फ में अब अगर पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो सबसे ज़्यादा हिट होगा बोनस, क्योंकि बोनस में आप उस तरह से मार्जिन नहीं पास कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू सेगमेंट में आता है जिसमें मार्जिन कम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर इनके पामोलिव की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ सेक्टर है,
ठीक है। तो जब पाम ऑयल की प्राइस बढ़ेंगी तो या तो ये पास कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, जो होम केयर का सेगमेंट है वो रफली 68 या 70% इनके रेवेन्यू का बढ़ता है। लेकिन उसमें जो इनका होम केयर में हम लोग आए तो सर्फ का जो आता है सेगमेंट, ठीक है, या फिर हम लोग आते हैं लेमन मैक्स में, ठीक हो गया। इसमें जो लोकल प्लेयर हैं जो रेगुलेटेड नहीं है, अगर हम आप कोलगेट पामोलिव की रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो बार बार उनको मेंशन करते हैं, क्यों? उन्होंने टैक्स देना है, ना उनके ऊपर कुछ उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पास करेंगे प्राइस, ठीक है, तो उनकी तरफ से मार्केट शेयर जो लूज होता है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो एक कंट्रोल्ड तरीके से इन्होंने उसको लेके चलना है। दूसरा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है, तो पैकेजिंग जो है उसमें मेजॉरिटी जो है वो ऑयल के ही जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो भी, उनका भी रोल होता है। तो ये सबसे पहले पाम ऑयल, उसके बाद क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तानियों की बाइंग पावर। ज़ाहिर-सी बात है, पिछले कुछ सालों में जो पाकिस्तान की हालत हो गई, ठीक है, तो पाकिस्तानियों की बाइंग पावर भी बहुत डिक्रीज़ हुई है। तो अगर किसी तबके की बाइंग पावर नीचे जाती है, तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट से वो क्या नाम है, जो आपकी लोकल प्रोडक्ट्स होंगे, उसके ऊपर आएँगे, जो आम मोहल्लों में बनती हैं किसी फैक्ट्री में, ठीक है। यानी कि आप किसी लोकल शॉप में जाएँ, किसी मोहल्ले में, तो वहाँ पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, जो आप ही के ही शहर में बन रही हैं। तो वो भी एक कॉम्पिटिशन आता है, लेकिन जैसे-जैसे बाइंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, उसी के साथ-साथ हर बंदे का दिल करता है कि वो अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करे। लोकल एक जो बार है, एक बर्तन धोने वाला साबुन है, उसकी बजाय क्या लेमन मैक्स यूज़ करे, ठीक है। अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करे, अच्छा सर्फ़ यूज़ करे, इंस्टेड के ऐसा सर्फ़ जो कि लोकल बन रहा है उसके कि वो रिज़ल्ट्स नहीं है। तो इसका भी एक अच्छा खासा रोल बढ़ता है। फिर जब पीकेआर स्लाइड करे, ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन ओवर द ईयर्स अगर हम लोग देखें, तो सीपी ने इसमें बड़ा अच्छा प्ले किया है। अगर इसको कॉस्ट पास करनी पड़ी है, तो वो उसने की है, ठीक है, और वो कर पाया है, और उसके बावजूद उसने ग्रो किया है। अब पाकिस्तान की अगर हम सिर्फ पिछले 10 साल देखें, तो क्या कुछ नहीं हुआ। पीकेआर स्लाइड किया है कुछ 3x, ठीक है, तेल कभी ऊपर गया है, कभी नीचे आया है, ठीक है, पाम ऑयल की प्राइसेस आई हैं, मुल्क अनस्टेबल हुआ है। अ अ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद इस कंपनी ने ग्रोथ क्या नाम है अचीव की है अपनी, एंड नॉट जस्ट इन लाइक, अगर हम लोग बात करें कि इन्फ्लेशन टर्म्स में अचीव की है। अगर हम लोग इनकी जो एक्चुअली प्रोडक्शन डाटा देखें, तो 1.5 लाख से तकरीबन ये 3 लाख के ऊपर, पौने 3 लाख के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो उन्होंने सिर्फ सिर्फ नंबर्स में, रेवेन्यूज़ में ग्रोथ नहीं की, एक्चुअल उन्होंने वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ की है। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आज कोलगेट की प्राइस तकरीबन 1300 है और रफली कोई 16 की पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अ, अ, अब हम आते हैं ग्रोथ नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब ये ज़रा सब्जेक्टिव आ जाता है। हर बंदे का व्यू है कि नेक्स्ट कोलगेट कैसे लेके चलेगा चीज़ों को, या कोलगेट की क्या चीज़ें होंगी। अब अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, तो पिछले 10 साल में तकरीबन 22 बिलियन से इनके रेवेन्यूज़ हो चुके हैं 113 बिलियन, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 की बात करें। नेक्स्ट डाटा इंशाल्लाह कल आ जाएगा, तो उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो रफली अब अगर आप रेवेन्यू सेल्स टर्म्स में देखें, तो हर साल इन्होंने 18% ग्रोथ की है, ठीक है? तो नॉट बैड। अब अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट टर्म में, तो वो जो 22 बिलियन था, उसका प्रॉफ़िट था 1.7 बिलियन। तो आज वो प्रॉफ़िट हुआ है 17 बिलियन। तो रेवेन्यू इनका कोई 17% बढ़ा है पिछले 10 साल में, लेकिन अगर हम इनका प्रॉफ़िट देखें, ठीक है, तो वो 26% बढ़ा है। अब उसमें इन्होंने कॉस्ट टाइमली पास की, इन्होंने अपनी क्या नाम है वॉल्यूम्स इंक्रीज़ किए, नए ब्रांड्स लॉन्च किए, अपनी पोज़ीशंस बरकरार रखी, ठीक है, अपनी पोज़ीशंस इंक्रीज़ की, ठीक है। तो सारे मिक्स के बाद 26% इन्होंने क्या नाम है अपना जो है वो हर साल प्रॉफ़िट पोस्ट किया। अब ये हर साल इक्वल नहीं है। किसी साल अगर आप पिछला डाटा देखें,
तो 1 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई 50% प्रॉफ़िट पोस्ट किया होगा, कोई 40% प्रॉफ़िट पोस्ट किया होगा, कोई 2-3 साल ऐसे गुज़रे होंगे, जिसमें इन्होंने बिल्कुल कोई प्रॉफ़िट इंक्रीज़ नहीं किया होगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि उस वक़्त जब कंपनी उस लिहाज़ से चीज़ें कंपनी में उस लिहाज़ से चीज़ों की ग्रोथ नहीं आ रही, तो वो सँभाली रखे। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल बात करूँ 2020 में, ठीक है, इनका प्रॉफ़िट आफ्टर आफ्टर टैक्स था तकरीबन अ 4.8 बिलियन, 2021 में 5.6 बिलियन था, 2022 में 5.8 बिलियन था, ठीक है। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखें, ठीक है, तो उसमें भी कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आता, तो बंदा कहता है मैं इसका प्रीमियम क्यों पे कर रहा हूँ? लेकिन अगर आप 2022 से 23 के ऊपर आएँ, तो तकरीबन 5.8 बिलियन से आता है 10.4 बिलियन, ठीक है। 2024 की बात करें तो 17 बिलियन आ जाता है, ठीक है, बहुत बड़े जंप है। लेकिन उस दौरानिये में जब ये बड़े जंप नहीं है लग रहे, आप होल्ड कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है। इस तरह अगर हम लोग बात करें 2018 की, 19 की बात करें, ठीक है, तो 2018 में में भी तकरीबन 3.2 बिलियन इनका प्रॉफ़िट था। 2019 में 3.5 था, ठीक है, 2017 में 3.2 फिर था, ठीक है, तो अगेन जंप नहीं है। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल वो इक्वली पोस्ट होता जाएगा, तो फिर आप डिसपॉइंट होंगे। लेकिन अगर एक आप अच्छे एसेट को सँभाल के रखेंगे, तो ये जो ग्रोथ आएगी वो दूसरी किसी भी क्या नाम है आपकी होल्डिंग को बहुत ईज़िली क्रॉस कर ले जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं थ्योरी पे। हम लोग थ्योरी पे आते हैं। लेट्स से जी अ, कोलगेट अगले 10 सालों में, और हम लोग अपना होल्डिंग पीरियड देखते हैं 10 साल। अगले 10 साल में कोलगेट की यही रहती है, जो कैगर है वो 26% रहता है, और आज आप इसमें ₹1 डालते हैं, तो रफ़ली 3 साल में आपका ₹1 पूरा हो जाएगा, ठीक है? इतने प्रॉफ़िट ग्रो हो जाएँगे, ठीक है? तो आपकी इन्वेस्टमेंट सॉरी आप आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। लेट्स से हम लोग कहते हैं थोड़ा-सा माइल्ड आते हैं, 16% के ऊपर आते हैं। तो हमारी जो आज की इन्वेस्टमेंट है वो रफ़ली 5 साल में पूरी हो जाएगी। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 1-2 साल कोलगेट क्या नाम है ना पोस्ट करे, लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ नंबर देखें, ठीक है? पिछले जो 9 मंथ की हमारी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट आई हुई है, तो उसमें प्रॉफ़िट्स की ग्रोथ है 16% 9 मंथ की, एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की कंपेयर करें, ठीक है? अगेन जैसे-जैसे पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमारी जो मिडल क्लास है, आप ये देखें ना, एक 2015 में एक बंदा जो 1 लाख कमा रहा था, क्या आज उसकी तनख्वाह 3 लाख हुई है? डॉलर तो 3 गुना ऊपर चला गया ना। महँगाई अगर आप देखें हर साल ब 10% बढ़ती रही है, ठीक है, ऑन एवरेज, तो तनख्वाहें तो नहीं इतनी बढ़ी। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी जो अर्निंग पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गई हैं। तो जैसे-जैसे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, तो इनके वॉल्यूम्स और बढ़ेंगे। उसी तरीके से इनके प्रॉफ़िट्स और बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब एक और थोड़ा-सा हम लोग बुरा सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से जी इनके प्रॉफ़िट्स जो है वो पिछली अब मैं इसको थ्योरेटिकली ये बात कर रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो सेम रहें जो अभी हैं, ठीक है? नेक्स्ट उसी के मुताबिक शेयर ग्रो करता जाए। हाई वैल्यूएशंस भी नहीं हो रही, लो भी नहीं हो रही। लेट्स से अगर 10% के ऊपर प्रॉफ़िट बढ़ता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई तकरीबन 7 साल में। अब आपने ये देखना है, कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो तकरीबन 4.5% अभी मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड उसकी बन रही है। नेक्स्ट अब जो भी आती है उसके मुताबिक कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो 3 साल बाद आपकी डिविडेंड यील्ड भी डबल हो जाएगी, या 4 साल बाद हो जाएगी, या 5 साल बाद हो जाएगी, ठीक है? तो आपने उस लिहाज से भी इसको देखना है, कोलगेट ना सिर्फ़ एक ग्रोथ कंपनी है बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को साथ-साथ नवाज़ती भी है। ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे साल का 15% डिविडेंड मिले या 20% मिले। मैं चाहता हूँ एक ऐसी कंपनी हो जो ग्रोथ भी पोस्ट करती रहे और साथ-साथ मुझे कुछ प्रॉफ़िट्स भी देती रहे, ठीक है? तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँ। अनलाइक कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड हैं या अंडर वैल्यूड हैं, ठीक है? और वो डिविडेंड नहीं देते, तो फिर उसमें इन्वेस्ट करना एक सेपरेट चीज़ होती है, क्योंकि उसमें आपको जो है वो कैपिटल गेन ही अच्छा आ जाता है। तो
कोलगेट का अगर आप देखें सोप्स में, सॉरी, अगर हम लोग देखें डिफरेंट कैटेगरीज में, यूनिलीवर आ जाता है उसका कंपेटिटर, उसमें सिर्फ एक्सेल आ जाता है, रिन आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मार्केट में बाय करने जाता हूँ तो मैं रिन की ब्रांडिंग ही मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सिर्फ एक्सेल, एरियल के बाद एरियल के बाद सिर्फ एक्सेल का भी वो रिजल्ट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं लाइफ बॉय आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा खासा कंपटीशन है सीपी को। क्लोज अप या दूसरी इनकी जो चीज़ें हैं वो इतनी नहीं है। ठीक है, डव आ जाता है, सनसिल्क आ जाता है, क्लियर आ जाता है, कनौर आ जाता है फोर्स में। ठीक है, तो इनका यूनिलीवर एक अच्छा खासा बनता है। लेकिन हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं समझता हूँ कि कोलगेट इज बेटर एज कम्पेयर टू यूनिलीवर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस बट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लाइन, और जिस तरह वो एक जिंदा दिली से अपने आप को आगे बढ़ाई जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक रफली क्या नाम है, हमारा मेरी तरफ से एक ओवरव्यू था कोलगेट के ऊपर। आप अपना एनालिसिस लाजमन शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग मिलके क्या नाम है इसको सीखें। तो कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ भी करती है बहुत ज़्यादा, और डिविडेंड भी देती है। 70-80% पे आउट अभी है। ठीक है, ऑन एवरेज ये 50% से ज़्यादा ही पे आउट करते हैं। तो ग्रोथ भी है, डिविडेंड भी मिल रहा है। ठीक है, तो और क्या चाहिए बंदे को। अब नेक्स्ट क्या होता है वो तो जब अगले साल आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फ्यूचर ब्राइट की लगता है। अब अगले कुछ सालों में देखते हैं क्या बनता है। अभी के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।